फिर आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन क्लास में, उपसारणिक। उपसारणिक को हम बोलते हैं माइनर। क्या बोलते हैं बेटा? माइनर। माइनर क्या होता है? देखो समझो, किसी वर्गाव्यू जैसे मैंने कोई एक वर्गाव्यू लिया, तो आप जानते हो वर्गाव्यू क्या होता है, आपने पढ़ा था वर्गाव्यू जिसमें रो और कॉलम क्या होते हैं बराबर, उसे बोलते हैं वर्गाव्यू। जैसे 1 2 3 4, ये क्या है कि वर्गाव्यू कितने बाई कितने का? 2/2 का। तो लिखा है किसी वर्गाव्यू के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त वर्ग उप आव्यूह बेटा वो होता है कि इसी आव्यूह में से छोटे छोटे क्या बना ले, पेयर को लेके। जैसे मान लो मैंने 1 को निकाल लिया या 1 3 को निकाल लिया या पूरे एलिमेंट को निकाल लिया, तो इसमें से छोटी छोटी मैट्रिक्स को ही बनाना उप आव्यूह कहलाता है। क्या कहलाता है बेटा? उप आव्यूह। जैसे मान लो मैंने 1 3 ले लिया, ये क्या है? इसका एक उप आव्यूह है। मैं कहूँ 2 4 ले लिया, क्या है? एक उप आव्यूह है। खाली मैंने 2 ले लिया, क्या है? ये उप आव्यूह। मैंने 4 ले लिया, कैसे भी ले लो, इन्हीं के एलिमेंटों को एक रेक्टेंगुलर एरे के अंदर लिख दो, वो सब क्या है? उप आव्यूह है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा है बेटा? तो उसके आगे वर्ड पढ़ो क्या कह रहा है कि फिर से मैं बताता हूँ आपको। देखो, किसी वर्गाव्यूह किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति एवं स्तंभ को छोड़ने पर प्राप्त उप आव्यूह का सारणिक। उप आव्यूह का सारणिक मैंने बताया था, वर्गाव्यूह का सारणिक कैसे निकलता है प्रीवियस वीडियो में, उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। जैसे ये है, तो मान लो मैं ए के लिए रह रहा हूँ, तो इसने क्या कहा है कि किसी अवयव से होकर जाने वाली, मान लो मैंने 1 को लिया, तो 1 से होने वाली पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दो, जो बच गया उसका सारणिक, जो बच गया उसका सारणिक। तो आपका जो बचा, मान लो ऐसे करके 4 बचा। क्या बचा बेटा? 4 बचा। उप सारणी को किससे डिनोट करते हैं? m से। तो m1 लिखोगे। यहाँ पर कौन सा एलिमेंट आपने छोड़ा है? पहली रो का पहला कॉलम। तो ये क्या है? इसकी पोजीशन क्या? m11। ठीक है, तो ये आया। अब मैं कहूँ इसी का सारणिक, उसको हम क्या बोलेंगे? उसी के सारणिक को हम क्या बोलेंगे? उपसारणिक कहलाता है। सारणिक का अवयव उपसारणिक कहलाता है। अब इसी का डिटर्मिनेंट मतलब सारणिक निकालना ही क्या कहलाएगा आपका? उप सारणिक कहलाएगा। जैसे 4 का डिटरमिनेंट क्या होगा? 4 ही हो जाएगा, डिटरमिनेंट निकालोगे तो यहाँ पर जो भी निकलेगा, तो जो एलिमेंट आया उप सारणिक उसका डिटरमिनेंट लेना है, तो यहाँ पर डिटरमिनेंट का साइन लगा देना, वो इक्वल टू में क्या आ जाएगा? 4। जैसे मैं यहाँ पर कहूँ बेटा 1 2 के लिए निकाल लो, तो पहली रो दूसरा कॉलम, पहली रो दूसरा कॉलम ये है, तो ये लाइन और ये लाइन छुप गई, तो क्या बचा? 3। क्या बचा यहाँ पर? 3 का ही डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। समझ आ रहा है? ऐसे आपसे मैं पूछूँ बेटा 2 1 के लिए क्या होगा, तो 2 1 के लिए आप देखो ध्यान से, दूसरी रो पहला कॉलम, दूसरी रो ये है, दूसरी इसमें कह रहा है दूसरी रो ये हो गई और पहला कॉलम ये हो गया। दूसरी रो पहला कॉलम, तो क्या बचा? यहाँ पर 2 बचा, तो 2 के लिए आपने लिख दिया, तो ये क्या आ गया? 2 आ गया। फिर ऐसी दूसरी रो दूसरा कॉलम ले लो, दूसरी रो दूसरा कॉलम लोगे तो क्या बचेगा एलिमेंट? यहाँ पर 1 बचेगा, तो क्या हो गया यहाँ पर? 1 हो गया। क्या समझ आ रहा है? ऐसे बेटा हम 3/3 के लिए ले सकते हैं। किसके लिए? 3/3 के लिए भी ले सकते हैं। अब 3/3 के लिए ले सकते हो, तो 3/3 का भी एक एग्जाम्पल देख लो जिससे आपको अच्छी तरीके से समझ आ जाए। मान लो 3/3 के लिए आपको एक क्वेश्चन लिया, यहाँ पर 3/3 की मैट्रिक्स ले लेता हूँ। मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली ए, यहाँ पर ले लिया 1 2 3 5 0 4 6 -1 3। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल लिया। अब देखो इस एग्जाम्पल्स में आपको करना क्या है, ध्यान से देखो इसके अंदर। अब इसका उपसारणिक पूछा जाए तो आप पहले m11 निकाल लो। क्या निकाल लो? तो जिस अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति, इस अवयव को लिया, तो इस अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभों को छोड़ दो, तो m11 कितना निकल के आएगा आपका? यहाँ पर आएगा 0 4 -1 और 3। अब इसका सारणिक, इसी का सारणिक क्या कहलाता है आपका? उप सारणिक कहलाता है। तो इसका सारणिक कैसे निकालना बताया? तो इसका मल्टीप्लाई इसमें तो 0, बीच में फॉर्मूले का माइनस, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो -4 से क्या हो गया? +4। तो कितना आ गया बेटा? 4 आ गया। कितना आ गया? 4 आ गया। ऐसे में कहूँ बेटा m12 निकालो। m12 कैसे निकालोगे? दूसरी, तो यहाँ पर देखो पहली रो और कॉलम कौन सा है? दूसरा। कॉलम कौन सा है? दूसरा। तो दूसरे कॉलम के लिए सारणिक का मान लिखोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 5 6 4 3। अब इसको सॉल्व कर लेना, ऐसे 1 3 के लिए बोलूँगा तो ये और ये ऐड हो गए, तो ये सब वो हो जाएंगे, छुप जाएंगे, तो क्या बचेगा? 0 -1। इसको सॉल्व कर लेना। समझ आ रहा है? ऐसे फिर किसके लिए लिखोगे? 2 1, तो दूसरी रो पहला कॉलम, 2 2 दूसरी रो दूसरा कॉलम, 2 3 दूसरी रो तीसरा कॉलम। ऐसे 3 1 के लिए निकालोगे तो m31 के लिए निकालोगे तो क्या लिखोगे? m31, तो तीसरी रो और पहला कॉलम, तो क्या बचा यहाँ पर? 2 0 3 4। समझ आ रहा है? ऐसे करके हम सब मान को क्या निकाल सकते हैं? निकाल लेंगे। तो यही जो डेफिनेशन कह रही है उसी के बेस पे ही किया जा रहा है। तो बच्चे को जब डेफिनेशन एक्चुअल नहीं पता होता है तो इन सबको चीज़ों को समझ ही नहीं पाता है। देखो मैंने वही किया, किसी वर्गाव्य के किसी अवयव से होकर जाने वाली पंक्ति, जिस अवयव के लिए उससे होकर जाने वाली पंक्ति और स्तंभों को छोड़ने पर प्राप्त उप सारणिक या उप आव्यूह का सारणिक उस अवयव का उप सारणिक कहलाता है। समझ आ रहा है? उप सारणिक को हम क्या बोलते हैं? माइनर। तो माइनर निकालने के तरीके क्या है आपके? ये है। समझ आ रहा है? माइनर हम किसी मैट्रिक्स को कैसे निकालते हैं। उसके बाद अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको।
दूसरी आपकी हेडिंग क्या लिखी हुई है उसमें ध्यान से देखो। दूसरी हेडिंग में आपको लिखा हुआ है, देखो दूसरी हेडिंग है आपकी सह गुणनखंड अथवा सहखंडज, सह गुणनखंड अथवा सहखंडज। इसके लिए बेटा आपको क्या करना है कि आपको माइनर निकालना आ गया तो सहखंडज या सह गुणनखंड सह गुणनखंड सहखंड निकालने में कोई दिक्कत नहीं। आपको एक बेसिक फॉर्मूला याद रखना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में पूछा जाता है। CIJ इक्वल टू होता है -1 की पावर I + J इंटू MIJ। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। अब M को आपको पता उपसारणिक बोलते हैं। M क्या है आपका? माइनर होता है, अभी आपने पीछे पढ़ा माइनर होता है। और ये क्या होता है आपका? कोफैक्टर। क्या होता है? कोफैक्टर। क्या होता है बेटा? कोफैक्टर। जब आपको माइनर पता है तो आप माइनर की हेल्प से कोफैक्टर निकाल सकते हो। जैसे अभी मैंने एग्जांपल जो लिया था उसके अंदर मैंने माना कि M11 मेरा मानो सपोज करो कितना आया यहाँ पर 4 आया। कितना आया? 4 आया। अभी जैसे पीछे निकाला किसी भी मैट्रिक्स का 4 आया। अब मैं कहूँ C11 निकालो तो C11, तो यहाँ पर भी क्या लिखोगे? -1 की पावर I और J की जगह क्या लिखा? 1 + 1। और यहाँ पर क्या लिखा है? M11 क्योंकि M11 लिया तो ये भी M11 आएगा, तो M11। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? -1 की पावर 2 और M11 का मान कितना है? 4। तो -1 की पावर 2 करोगे तो क्या होगा? प्लस का 1 का मल्टीप्लाई 4 में करोगे तो क्या आया? 4 ही तो आया। ये ऐसे निकालते। तो ये जो रिलेशन बिटवीन माइनर एंड कोफैक्टर्स की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हो? सब कोफैक्टरों की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे आपसे जो वैल्यू पूछा जाए उसके अंदर फॉर्मूले के अंदर लगाते जाओ और आप वैल्यूज को निकाल। इनको निकालने की बेटा ट्रिक्स भी होती है, लेकिन ट्रिक्स से पहले आप बेसिक पे जाओ कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन से कैसे निकालते। जब आपको ये रिलेशन, ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा और 1 मिनट के एग्जाम में आ गया तो आप क्वेश्चन करना तो जानते हो, बट फॉर्मूले की हेल्प से आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे आपको फॉर्मूले की भी प्रैक्टिस होती रहेगी। अब देखो इसके आगे फिर मैंने लिखी है यहाँ पर 2 थ्योरम्स क्या कह रही हैं यहाँ पर कि पहली कह रही है समेशन J = 1 से N AIJ CIJ। AIJ देखो यहाँ पर ध्यान से देखो जो सेम लिखा है AIJ और CIJ, तो उसका मान डिटरमिनेंट A के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डिटरमिनेंट A के बराबर होता है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है, अब यहाँ पर J की जगह I भी हो सकता है, I = 1 से N, I = 1 से N, तो भी डिटरमिनेंट A के बराबर होगा। अब हम जो एलिमेंट ले रहे हैं उसी के आपको क्या लेने? सह गुणनखंड लेने, सह गुणनखंड या सह गुणनखंड लेने। ठीक है, जैसे मैंने अभी एक मैट्रिक्स ली थी, आपको सब देखा था आपने मैट्रिक्स 3/3 या 2/2 की कोई भी ले लो। जैसे मान लो कि मैंने क्या किया, मेरे पास एक मैट्रिक्स है A, मान लो 3/3 की लेता हूँ, 1 2 3 4 5 1 1 1 2। ठीक है, मैंने अवयव A लिया। क्या लिया? अवयव A। तो मैं अवयव A ले रहा हूँ तो इसको बोलूँगा A11। जब A11 लूँगा तो ये और ये छुप गए, ये और ये छुप गए। तो माइनर की डिफिनीशन यही तो पढ़ी आपने, जो अवयव ले रहे हो उसके सहखंडज। तो ये क्या निकल के आ गया? आपके माइनर निकल के आ गए। क्या आ गए? माइनर। तो माइनर कितना हो गया? 5 दूनी 10 माइनस ये कितना हो गया? 1। कितना आ गया बेटा? 9। क्या आ गया? 9। अब जो ये 9 आया है निकल के, ये आपका क्या आया? माइनर। लेकिन यहाँ पर लिखा है CIJ मतलब सहखंडज की बात कर रहा है। तो आपने रिलेशन क्या लिखा है? C11 में पूछो तो क्या लिखोगे? -1 की पावर 1 + 2 और M11। क्या यही लिखोगे फॉर्मूला? तो C11 तो -1 की पावर 1 क्या होगा? 1। तो यहाँ पर बचा 9। तो यहाँ पर आपने क्या लिखा? 9। क्या लिखा? 9। तो 1 × क्या लिखा? 9। तो 1 × 9। समझ आ रहा है सहखंडज कैसे निकालते हैं? तो जैसे ही आप ये सब चीज़ों को निकालोगे, क्या निकालोगे? ये सब चीज़ों को निकालोगे तो जिस एलिमेंट को ले रहे हैं उसी के सहखंडज लिखे हुए हैं, तो आपका मान वो किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट A के बराबर आएगा। किसके बराबर आएगा? डिटरमिनेंट A के बराबर आएगा। अब ये थ्योरम्स क्या कह रही है? आप किसी को भी ले सकते हो, किसी भी एलिमेंट के लिए। जैसे यहाँ पर लिखा है CA11। ठीक है, फिर ले लिया C। अब तो किसी भी कोई भी ले लो, जैसे 2 1 लिया है तो 2 1 का ही सहखंडज होना चाहिए। यहाँ पर लिया है 3 1 तो उसी का सहखंडज होना चाहिए। उन तीनों को ऐड करोगे, क्योंकि 3 से ज़्यादा ले नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट कितने बाई कितने की? 3/3 के आपके पास मैट्रिक्स है। तो 3 का सम करोगे तो कितने के बराबर है? डिटरमिनेंट के। 1 मार्क्स में अक्सर ये पूछा भी जाता है कि आपको ऐसे दे देगा क्वेश्चन, आपसे कहेगा A11 C11 + A12 C12 + A13 और C13 का मान क्या होगा? तो आपको होगा डिटरमिनेंट A के बराबर। जब भी सेम लिखा होता है, क्या लिखा होता है बेटा? सेम, तो उसका मान क्या होता है? डिटरमिनेंट के बराबर। अब कहीं कहीं क्या कर देता है एग्जाम में, आपसे 1 मार्क्स में पूछेगा A12 तो यहाँ पर लिख देगा तुम्हारा C21। तो चेंज कर दे, जैसे ये वैल्यूज क्या हो जाए? चेंज हो जाए तीनों में। यहाँ 1 2 यहाँ पर लिख दिया 3 1, यहाँ पर लिख दे A13, यहाँ पर लिख दे A23। तो इसका मान क्या हो जाएगा? 0। जैसे ही ये वैल्यूज क्या हो जाए? चेंज होने लगे तो उसका मान क्या हो जाएगा? 0। यही थ्योरम नंबर 2 कह रही है। देखो यहाँ पर क्या है? J = 1 से N AIJ K C K J। तो ये देखो दोनों क्या हो गई? सेम अलग अलग होंगे, लेकिन इसमें वैल्यूज कौन सी सेम है तुम्हारी?
जे वाली सेम है, आई और के क्या है अलग, दोनों में सेम सेम होंगी वैल्यूज़, तो हम उसका मान क्या कह देंगे, जीरो कह देंगे। क्या कह देंगे, वो क्या है, वैल्यूज़ जीरो है। जैसे यहाँ पर मैंने देखो जे सेम लिया, यहाँ पर 1 2 है तो यहाँ पर 3 2 ले लो, ठीक। यहाँ पर 1 3 है तो यहाँ पर क्या ले लो, 2 3 ले लो, ये तो सही लिया था, बराबर जीरो। तो इसका मान क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये तो आपको समझ आ गया बेटा कैसे जीरो हो जाएगा। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिनकी हेल्प से आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट पता हो तो आप डायरेक्टली टिक कर सकते हो कि इसका आंसर क्या आएगा, ये वाला आंसर होगा। अब नेक्स्ट देखिए क्या करना है आपको, क्वेश्चंस के अंदर लिखा है वर्ग आव्यूह का सहखंडज। क्या है, वर्ग आव्यूह का सहखंडज, जिसे बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, एडजॉइंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, इसको ध्यान से समझते हैं। अब एडजॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, पहले इसको समझो। एडजॉइंट को रिप्रेजेंट करने का मेथड होता है, आपने लिखा ए डी और जे, एडजॉइंट ए ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। यहाँ पर लिखा एडजॉइंट ए का सहखंडज। तो एडजॉइंट ए कुछ नहीं होता, एडजॉइंट ए होता है कि एडजॉइंट ए आपको कभी भी निकालना है तो आपने जो सहखंडज निकाले हुए, क्या निकाले हुए, सहखंडज CIJ जो निकाले हुए थे उसी के ट्रांसपोज को ही हम क्या बोल देते हैं, एडजॉइंट ए बोल देते हैं। मान लो मैंने C11 C12 C, जैसे हमने कोई मैट्रिक्स है मेरे पास 2/2 की, तो मैं क्या क्या निकालूंगा उसमें, C11 निकालूंगा, पहले माइनर तो निकाल ही लोगे, M11 M12 M21 M22। अब आपसे कहा जाए कि सहखंडज निकालो तो क्या क्या निकालोगे, C11 C12 C21 C22 निकाल लोगे। चारों को निकालने के बाद आप किसी एक मैट्रिक्स के अंदर लिखोगे ना, किसी मैट्रिक्स को नाम दे देना कोई भी, जैसे मैंने C नाम दे दिया, तो C11 C21 C21 और C22, C11 12 21 22। अब इसी के ट्रांसपोज कर दो, इसी का क्या कर दो, ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब होता है रो को कॉलम बना दो। तो जैसे C11 C12 यहाँ आ जाएगा, C21 यहाँ, C22 यहाँ आ जाएगा। ये ट्रांसपोज किया तो इस जो मैट्रिक्स बन के आए इसी को बोलते हैं एडजॉइंट ए। क्या बोलते हैं बेटा, एडजॉइंट ए। क्या बोलेंगे, एडजॉइंट ए। समझ आ रहा है, क्या समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? तो लिखा है वर्ग आव्यूह का सहखंडज क्या होता है, तो ये हो जाएगा आपका एडजॉइंट ए। अब यहाँ पर देखो लिखा है एडजॉइंट ए और स्क्वायर मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसके बाद इसकी कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशंस लिखी हुई हैं जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफ़ी यूज़ आती हैं। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक डायरेक्ट पूछ ली जाती हैं, इनका यूज़ पूछा जाता है। अब देखो क्या करना है ध्यान से। अब इस वाले क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, लिखा है ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट, ए एडजॉइंट ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू एडजॉइंट इनटू ए। तो कहीं पर ए एडजॉइंट ए लिखा तो किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट के बराबर। किसके बराबर, डिटर्मिनेंट के बराबर। इसी में बेटा दूसरा पॉइंट लिख लो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। आपसे जो पूछा जाए एडजॉइंट, पूछा जाए एडजॉइंट ए का डिटर्मिनेंट कितना होता है, तो आप फॉर्मूला याद रखोगे, डिटर्मिनेंट ए की पावर n-1। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। आपसे पूछा जाए एडजॉइंट ए बी कितना होगा, एडजॉइंट ए बी, तो आपको फॉर्मूला याद करना है, रिवर्स में चलता है ये। तो एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ठीक है, एडजॉइंट बी एडजॉइंट ए, ये याद रखना है। एडजॉइंट बी हो गया पहले, फिर एडजॉइंट ए हो गया, ठीक है। दूसरा, फिर तीसरा फॉर्मूला आपका एक और यूज़ होता है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज लिखा है, एडजॉइंट ए का ट्रांसपोज। तो अब इसको ये भी लिख सकते हैं बेटा, एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज, एडजॉइंट ए का होल ट्रांसपोज। अभी ए पे ट्रांसपोज था तो एडजॉइंट ए निकालो, उसका ट्रांसपोज कर दो, वो भी हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका एक और फॉर्मूला है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोर्थ वाला को फॉर्मूला, इसको बोलेंगे एडजॉइंट ए एडजॉइंट ए का ही एडजॉइंट ए का ही एडजॉइंट। तो फॉर्मूला होता है डिटर्मिनेंट ए की पावर n-2 इंटू ए, एडजॉइंट n-2 इंटू ए। समझ आ रहा है बेटा यहाँ तक? अब इसके बाद एक फॉर्मूला और चाहो तो लिख लो, 5 वाला फॉर्मूला। एक प्रॉपर्टीज और होती है, ए एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू, पहले लिख लो एडजॉइंट ए इंटू ए अपॉन डिटर्मिनेंट ए इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपका आइडेंटिटी के बराबर आ जाएगा। किसके बराबर आ जाएगा, आइडेंटिटी n के बराबर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशंस क्या होनी चाहिए वो आपको याद रखनी, इसमें डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, 0 के बराबर इसका डिटर्मिनेंट नहीं होना चाहिए, तभी ये कंडीशंस क्या है आपकी वैलिड है, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में।